अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे जुनून तेरे इश्क का, जिसकी राइटर हैं कायनात इजाज। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। तभी इन लोगों ने गाड़ी के ऊपर किसी इंजन के शोर की आवाज सुनी तो जुबैर ने खिड़की से बाहर होकर गाड़ी के ऊपर देखा। डैम, आज ये मुकम्मल तौर पर पागल हुए पड़े हैं अरहम, तुम्हें हराने के लिए। जैन ने मिरर से आसमान की जानिब देखते हुए कहा। और अरहम ने कभी हारना सीखा ही नहीं। एक मामूली सा हेलीकॉप्टर हमें डरा नहीं सकता। जुबैर ने गाड़ी के ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर को देखते हुए कहा। तभी असरा अपने हाथ पर प्रेशर महसूस किया तो पलटकर अरहम की जानिब देखा जो इसे ही देख रहा था। मुझ पर यकीन रखना, मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा, अरहम ने संजीदगी से कहा। मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, इसे कुछ होने वाला भी नहीं। जुबैर के अल्फाज असरा के कानों से टकराए जिनमें वो छुपा वो तंज साफ समझ सकती थी। पता नहीं अरहम को सच पता चलेगा तो क्या होगा। आज का दिन कितना खौफजदा करने वाला है। पहले मायशा और अब पुलिस, साथ दानिश भी। जैन के फोन पर कॉल आई तो उसने सुनने लगा जबकि अली बहुत शानदार तरीके से पुलिस की गाड़ियों से बचता आगे की जानिब गाड़ी भगाने लगा। हमें यहीं रुकना है। जैन की आवाज इन लोगों की समातों से टकराई। क्यों, क्या मसला है? जुबैर ने हंसते हुए पूछा। फोन पर कौन था? अरहम ने सुकून से पूछा। अली, मैंने कहा गाड़ी रोको, जैन चिल्लाया। क्या हुआ है? जुबैर ने अब की दफा परेशानी से पूछा। इनके पास तमीमिया, अहमद, शिजा और अरसल हैं, जैन ने सीट के साथ अपनी पुश्त लगाते हुए बताया। व्हाट? ये कैसे मुमकिन है? अली चिल्लाया। तो मजाक कर रहे हो? जुबैर भी गुस्से से बोला। फोन पर कौन था? अरहम ने अपना सवाल दोहराया। शिजा थी। एक्चुअली तमीमिया को गोली लग गई थी तो मैंने इन सबको अरसल के घर भेज दिया। पता नहीं इन लोगों को हमारे ठिकाने का कैसे पता चला। वो परेशानी से बताने लगा। उन्होंने लास्ट में किसी का नंबर ट्रैक किया होगा। अली ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। ये नामुमकिन है, इन लोगों के पास हमारे नंबर ही नहीं है तो वो लोग ट्रैक कैसे कर सकते हैं? ये बकवास है, जुबैर ने सुलगते हुए लहजे में कहा और फिर कुछ गहराई से सोचने लगा। ये बस तब मुमकिन है अगर तमीमिया, अहमद, अरसल और शिजा में से किसी के साथ इनका राब्ता हो, जैन सोचते हुए बोला। ओ गॉड। जुबैर के अल्फाज पर असरा ने पलटकर इसकी जानिब देखा जो इंतहाई मायूसी से इसी की तरफ देख रहा था। असरा का दिल तेजी से धड़का। क्या इसे पता चल गया है मैंने तमीमिया का फोन इस्तेमाल किया था? जिन नजरों से देख रहा है जाहिर सी बात है इसे यकीन है मैंने ही किया है। अगर शिजा को कुछ हुआ ना तो। वो असरा की जानिब देखते हुए बाकी के अल्फाज अपने जहन में ही दम तोड़ गया। असरा ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने कुछ आदमी वहां भेज रहा हूं जो 2 मिनट में वहां पहुंचकर इनकी मदद करेंगे। तुम गाड़ी मत रोको अली, जैन ने कॉन्फिडेंटली कहा, जिस पर सबने सुकून भरी सांस खींची। तभी गोलियों के चलने की आवाज पीछे से सुनाई देने लगी तो अली ने गाड़ी जिगजैग चलानी शुरू कर दी। जहां लोगों का रश कम होने लग गया, जल्दी वो लोग मेन रोड पर दाखिल हो गए जहां दुकानें बंद थीं और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। शिट शिट, स्लो डाउन स्लो डाउन, जैन आगे देखते हुए चीखा, जिस पर सबने नजरें उठाकर सामने की जानिब देखा। डैम, इट्स सिक्योरिटी, टेक राइट, जुबैर ने दांत पीसते हुए कहा जब राइट जानिब हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका था और बाकी तरफ में गाड़ियों के सायरन बजने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से अली का इस जगह से गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया था। इन लोगों ने बहुत बारीकी में जाकर प्लान बनाया है, और हमने अतराफ का मुआयना करते हुए कहा। हमारे आदमियों ने अरसल और बाकी सबको महफूज कर लिया है, जैन ने कहा। आहिस्ता चलाओ अली, अरहम ने सुकून से कहा, जिस पर अली ने फौरी अमल करते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाकर यू टर्न पर गाड़ी रोक दी। अब सिर्फ हवा में हेलीकॉप्टर के शोर की आवाज गूंजने लगी जबकि पुलिस अपनी गाड़ियों से निकलकर पोजीशन संभाल चुकी थी।
मगर गाड़ी में बैठे वो सब लोग इंतहाई पुरसुकून थे। तभी वो गाड़ी से निकला और इसके पीछे ही अस्परा और बाकी सब भी निकल आए। सबने रौब से चंद कदम आगे की जानिब उठाए और पुलिस की जानिब देखने लगा। तुम सबको सिर्फ मैं चाहिए हूं, सही कह रहा हूं ना? मैं यही हूं, इन सबको जाने दो। वो मजबूत लहजे में अस्परा और अपने साथियों की जानिब इशारा करते हुए बोला। अस्परा ने अपनी दाएं जानिब देखा, जहां हमजा दानिश की व्हीलचेयर को आगे की जानिब धकेल रहा था और कुछ पुलिस के आदमी इनके पीछे खड़े थे। क्या तुम जानते हो, तुम्हें 2 साल बाद जिंदा और बिल्कुल ठीक देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है? ऑफिसर सनान ने बगैर मेगाफोन के अरहम की जानिब कदम बढ़ाते हुए पूछा। बहुत मोहब्बत महसूस कर रहे होगे मेरे लिए। अरहम ने इत्तेजाई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। हाँ, इतनी शदीद मोहब्बत कि तुम्हें अब अपनी मौत का खौफ महसूस हो रहा है। ऑफिसर ने इसके माथे का निशाना बांधते हुए पूछा। तुम जानते हो, मौत मुझे डरा नहीं सकती, उल्टा वो खुद मेरे करीब आने से डरती है, कहीं मुझे बुरा ही ना लग जाए। वो सुकून से अपने लफ्जों पर जोर देता हुआ बोला, जिस पर ऑफिसर सनानी से घूरने लगा। मेरी एक गोली तुम्हारे सीने में उतर गई ना तो तुम्हारी ये अकड़ टूट जाएगी, मगर मेरी मजबूरी है तुम्हें जिंदा पकड़ना है। ऑफिसर ने पिस्टल नीचे करके एक एक लफ्ज चबाकर कहा। ओह, मुझे लगा तुम्हें हुक्म है मुझे कत्ल करने का। अरहम ने बैंकों का वाकया याद करके मसाइखा के मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा। अब क्या करूं, तुम खुशकिस्मत हो, ऊपर से ऑर्डर्स हैं जिंदा पकड़ने के। वो अरहम की आंखों में देखते हुए गुर्राया। अफसोस हुआ। वैसे मैंने तुम्हें बहुत याद किया ऑफिसर, तुम्हारे साथ जो फन है वो और कहीं नहीं है। अरहम ने ऑफिसर को आंख मारते हुए कहा, जिस पर इस ऑफिसर ने हंसते हुए दाएं और बाएं सर हिलाया। तुमने बेशक इस वक्त खुद को अपने और दोस्तों को बचा लिया था, मगर इस दफा ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे ये दोस्त, ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा। क्या ये चैलेंज है? अरहम ने अबरुच काटते हुए पूछा। आई डेयर यू, मैं यहाँ 2 काम खत्म करने के लिए आया हूं, ऑफिसर ने 2 उंगलियां खड़ी करते हुए कहा। पहला, तुम्हें जिंदा पकड़ना, और दूसरा, इसको तुमसे महफूज करना। ऑफिसर ने अस्परा की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस पर अरहम ने कहका लगाया। तुम जानते हो, मेरे होते हुए ये दोनों काम नामुमकिन है। तुम फिर से हार जाओगे ऑफिसर, क्योंकि जीतने की मुझे पुरानी आदत है और ये आदत मेरी काफी बुरी है, और जानते हो बुरी आदतें छूटती नहीं हैं। वो अपनी पेच डार्क ब्लैक आंखों से ऑफिसर की जानिब देखते हुए बोला। ओके, मैं मानता हूं मैं ये दोनों काम नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों में से एक काम तो मैं करके ही जाऊंगा, जो तुमसे हो सके कर गुजरना। ऑफिसर भी मजबूत लहजे में बोला। हमें जाने दो ऑफिसर, अगर तुमने मजीद कुछ मिनट हमें यहाँ रोका तो तुम सब के सब जाओगे जान से, क्योंकि मेरे आदमियों को मुझसे बहुत मोहब्बत है और वो लोग किसी भी लम्हे यहाँ पहुंचते होंगे। अरहम ने कहा तो ऑफिसर ने अस्परा की जानिब देखा। अस्परा, आओ। ऑफिसर ने अस्परा को कहा तो सबने इसकी जानिब देखा सिवाय अरहम के। ऑफिसर ने सर हिलाया तो अस्परा ने दानिश की जानिब देखा, जो इसे इनकी जानिब आने का इशारा कर रहा था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कभी नहीं करता अस्परा। अरहम तुम्हारे साथ बहुत नरमी से रहा है, जो आज से पहले मैंने इसमें नहीं देखी थी वो बदल रहा है। तुम्हारा अचानक से इसे छोड़कर चले जाना इसे तोड़कर रख देगा। He will become worse than he ever was. स्पैर ने परेशानी से इसके कान में सरगोशी नुमा कहा, क्योंकि वो इसके प्लान से वाकिफ था। अस्परा, जाओ, अपने कदम दानिश की जानिब बढ़ाओ। ऑफिसर ने अस्परा का ध्यान खींचा। अगर वो ना जाना चाहे तो फिर? अरहम ने अपने बाजू सीने पर फोल्ड करते हुए पूछा। तो मैं इसे तुम्हारे पास ही रहने दूंगा, जो फैसला अस्परा करेगी वही फाइनल होगा। ऑफिसर ने अस्परा की जानिब देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। और हाँ, इस दफा जबरदस्ती तुम भी नहीं करोगे, ये फैसला इसका होगा, वो रुके
यहाँ चले। ऑफिसर ने भी अपने सीने पर बाजू बांधते हुए कहा, मंजूर है। अरहम के अल्फाज पर अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब फैसला सिर्फ इसी के हाथ में था। इसने एक नजर दानिश को देखा तो इसे अपनी फैमिली, आजादी की जिंदगी, दोस्त और खुशियां भरे वो पल याद आए। जब इसने अरहम की जानिब देखा तो इसे दर्द, परेशानी, अरहम के जज्बात, केयर, जुनून और पागलपन नजर आया था। इसे अपना आप दो कश्तियों का मुसाफिर सा लगा। अस्परा, ऑफिसर ने हैरत से पुकारा जब इसने अस्परा को इतना सोचते हुए देखा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं ऑफिसर, अरहम ने वार्न किया। अरहम की जानिब देखते हुए वो अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाने लगी, जिस पर ऑफिसर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी और अरहम हैरत और तजस्सुस से इसकी जानिब देखने लगा, जबकि आसपास के सब लोगों की नजरें अस्परा पर मरकज थीं। अस्परा ने लंबा सांस खींचा और अपना फैसला किया, जिससे इसके कदम अब दानिश की जानिब बढ़ने लगे। अस्परा, ये तुम क्या कर रही हो? इसने जैन की पुकार सुनी, मगर वो अपने कदम दानिश की जानिब बढ़ाती चली गई। अस्परा! इस पुकार पर इसका वजूद थमा और कदम रुक गए। तभी इसने महसूस किया किसी ने इंतहाई बेदर्दी से इसके बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया है। इसने धड़कते दिल के साथ सामने खड़े शख्स की पीच डार्क आंखों में देखा। ये तुम क्या कर रही हो? अरहम ने इसके चेहरे से 1 इंच के फासले पर अपना चेहरा रखकर इससे पूछा। यही सही चीज है जो मैं कर रही हूं अरहम। अस्परा ने अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आजाद करते हुए नरमी से कहा, तुम और मैं कभी हम नहीं हो सकते। ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा। अस्परा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहां इसे कुछ टूटता महसूस हुआ। गुड बाय अरहम। अस्परा ने मजबूती से कहकर अपने कदम आगे बढ़ाए। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती, वो धीरे लहजे में बोला। तुम नहीं कर सकती अस्परा, वापिस लौट आओ। अरहम की चिल्लाती हुई आवाज इसके कानों से टकराई, मगर वो बगैर मुड़े आगे चलती रही। अरहम, अपने अल्फाज पर कायम रखो, तुमने कहा था जबरदस्ती नहीं होगी। अस्परा के कान में ऑफिसर के अल्फाज गूंजे। अस्परा, वापिस आओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरे पास वापिस आ जाओ। तुम जैसा चाहोगी तो मैं वैसे ही रहूंगा, वापिस आ जाओ। अस्परा, अस्परा। अरहम की मुसलसल तकलीफ से भरी पुकार पर अस्परा से कदम उठाना मुश्किल होने लगा, लेकिन इसके बावजूद वो आगे चलती रही और इससे पता भी नहीं चला कब इसकी आंखें भीगना शुरू हो गईं। जब वो हमजा लोगों तक पहुंची तो हमजा ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा, जो अब शिद्दत से रोने लगी थी। अस्परा, अस्परा। इसकी शिद्दत भरी पुकार पर इसने हमजा से अपना हाथ छुड़वाकर मुड़कर अरहम की जानिब देखा तो सामने का मंजर देखकर इसकी सांसें थमी। वो शख्स जिससे सारी दुनिया डरती थी, वो इंतहाई दर्द से इसे पुकार रहा था, जबकि जैन और जुबैर इसे बाजुओं से पकड़कर इसकी जानिब बढ़ने से रोक रहे थे। अस्परा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, प्लीज वापिस आ जाओ। अरहम ने अपनी बाहें खोलने की कोशिश करते हुए इससे कहा, तो वो इसको इतनी तकलीफ में देखकर बेबसी से रोने लगी, जो अब अपना आप जैन और जुबैर से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तभी इसने अपना आप छुड़वाने की कोशिश बंद कर दी और गहरे गहरे सांस लेने लगा, जिसकी वजह से जैन और जुबैर ने इसे छोड़ दिया। अरहम कुछ कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे को चला और फिर वहीं जमीन पर घुटने के बल गिरकर इसने अस्परा के लिए अपनी बाहें खोल दी। प्लीज। इसने अस्परा के सामने इल्तिजा की और इसकी आंखों से आंसू टूटकर गालों को भिगोने लगा, जिस पर वो शौक से इसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था अरहम के दिल में इसके लिए इतने शदीद जज्बात हैं। वो जो हमेशा दूसरों को झुकाना जानता था, आज खुद घुटनों के बल झुका हुआ था। वो जो रुलाना जानता था, आज खुद रोया था। और इसकी ये हालत देखकर सिर्फ अस्परा ही नहीं, आसपास के सब लोग शौक में थे। अस्परा ने अरहम की हालत को देखते हुए इसकी जानिब वापस से कदम बढ़ाने चाहे, लेकिन हमजा ने इसका हाथ पकड़कर इस पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी, जिस पर इसने हमजा की जानिब देखा जो नामे सर हिला रहा था। अचानक से गाड़ियां आई और पुलिस की गाड़ियों से टकराने लगी, जिसकी वजह से वहां मौजूद सब लोग अलर्ट हो गए सिवाय अरहम के।
पुलिस ने इन गाड़ियों पर गोली चलाना शुरू कर दी। एक गाड़ी अरहम के पीछे खड़ी थी जो इसे गोली लगने से बचा रही थी। तभी अली ने ड्राइविंग सीट संभाली और आगे बढ़कर जुबैर और जैन पर जबरदस्ती अरहम को गाड़ी की जानिब ले जाने लगे, मगर इसने अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगा। साथ अस्परा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो इसके पास आ जाए। अस्परा चलो, हमजा ने इसे अपने साथ खींचने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि वो वहीं खड़ी अरहम की जानिब देखने लगी जो अपने आप छुड़वाने के साथ इसे भी पुकार रहा था। अस्परा कम बैक बेबी, तिस्वरो कम, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके नम चीखों पुकार पर अस्परा का दिल फटने लगा। इसी वक्त जुबैर ने अरहम को गाड़ी के अंदर धकेलना चाहा, मगर इसने फुर्ती से जुबैर को खुद से पीछे करके वापिस से अस्परा की जानिब भागा। हमजा ने अस्परा को जोर से खींचा तो वो अपने ट्रांस से निकली और इन दोनों को हेलीकॉप्टर की जानिब भाग गए जो स्टार्ट हो चुका था, जहां दानिश पहले से ही मौजूद था। अस्परा ने हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर पलट के अरहम की जानिब देखा, जिसके वजूद को अली, जैन और जुबैर नीचे जमीन पर जकड़े हुए थे, जबकि इसकी आंखें मुसलसल अस्परा के वजूद पर थीं। हमजा ने अस्परा को बाजू से पकड़कर हेलीकॉप्टर के अंदर धकेला। इनके दाखिल होते ही पुलिस वालों ने इसका दरवाजा बंद कर दिया तो अस्परा भागकर सीट की जानिब बढ़ी और शीशे से अरहम को देखने लगी, जिसे अब वो तीनों जबरदस्ती गाड़ी में डालकर दरवाजा बंद कर चुके थे और हेलीकॉप्टर भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब जाने लगा था, जहां अब जमीन पर बस अरहम के आदमी और पुलिस एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, जबकि अली गाड़ी को वहां से भगा ले गया था। अस्परा ने जब महसूस किया कि किसी ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा है तो इसने मुड़कर इसकी जानिब देखा, जहां दानिश से नजरों के जरिए रिलैक्स रहने का बोल रहा था, मगर वो इससे नजरें हटाकर बाहर की जानिब देखने लगी, जहां शहर रोशनियों के बायस जगमग कर रहा था और इसका अपना जहन सिर्फ अरहम को सोच रहा था और इसका रोना, चिल्लाना और दर्द। अस्परा को अपना वजूद बहुत खाली सा महसूस होने लगा, जैसे वो खुद को पीछे ही कहीं छोड़ आई हो। तभी इसकी आंख से एक आंसू निकला, जिसे इसने अपने हाथ की पुछ से साफ किया, मगर फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे आंसू आंखों से निकलकर इसके गालों को भिगोने लगे। अस्परा अपनी ही दुनिया में इस कदर मदहोश थी, इसे बिल्कुल पता नहीं चला कब हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और कहां लैंड हुआ। इसे होश तो तब आया जब दानिश ने इसका बाजू पकड़कर हल्का सा झिंझोड़ा तो अस्परा ने नजर घुमाकर यहाँ वहां देखा तो इस वक्त इसे पता चला कि वो लोग लिफ्ट में मौजूद हैं। जैसे ही वो लोग लिफ्ट से बाहर निकले, सामने कुछ पुलिस के आदमी खड़े थे, जिनकी नजरें अस्परा पर मरकज थीं। उन्होंने इसे अपने साथ चलने को कहा तो सब खामोशी से पुलिस के साथ चलने लगे। एक दरवाजे के करीब जाकर इन आदमियों ने हमजा, अस्परा और दानिश को अंदर की जानिब जाने को कहा। ऑफिसर सनान तुम लोगों को यहीं मिलेंगे, तब तक तुम लोग इनके इधर ही वेट करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बगैर हिचकिचाए बाहर गार्ड को इन्फॉर्म कर देना। मैंने इन्हें आप लोगों के लिए ही हायर किया है। इस होटल की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए बेफिक्र होकर यहाँ इनमें से एक पुलिस वाला इनसे मुखातिब हुआ और इसके बाद वो लोग दरवाजा बंद करके चले गए, जबकि वो नासमझी से वहां ही खड़ी रही, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। अस्परा ठीक हो? हमजा ने परेशानी से पूछा, जिस पर इसने हल्की सी मुस्कुराहट से जाकर हाँ में सर हिलाया तो वो भी मुस्कुराहट उछालकर कमरे के अंदर चला गया। तभी अस्परा की नजर दानिश की जानिब गई, जो ग्लास की वॉल के करीब अपनी व्हीलचेयर पर बैठा बाहर का मंजर देखने में मसरूफ था। तुम थक गई होगी, जाकर रेस्ट कर लो। अस्परा जो इसके करीब आकर खड़ी हुई तो दानिश का दो टोक लहजे में इसकी समातों से टकराया। दानिश, अस्परा ने इसकी तरफ देखते हुए पुकारा। बोलो, दानिश ने अपना रुख इसकी जानिब करते हुए कहा तो अस्परा को इसकी नीली आंखें बहुत अनजान सी लगी। तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई ना? अस्परा ने अपनी फीलिंग्स का एतराफ किया। मैं बहुत खुश हूं अस्परा, हमें ऐसे ही एक दूसरे से दूर रहते कितने महीने हो गए हैं और इस दौरान तुम में आई ये नई तब्दीली मैं साफ महसूस कर सकता हूं। अरहम ने दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। खैर, तुम भी बुरे नहीं लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हो। इसे समझ नहीं आया कि क्या बोले, इसीलिए जो मुंह में आया इसने कह दिया। सही। दानिश के कहने के बाद एक अजीब सी खामोशी कमरे में छा गई और अस्परा को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे।
वो जानती थी दानिश बहुत बुरा महसूस कर रहा होगा और हमको यूं अपने घुटनों पर झुका देखकर और इसे पागलों की तरह इसके लिए रोता देखकर। इसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था एक दफा वो घर चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, वो खुश होगी, दानिश खुश होगा और बाकी सब भी खुश होंगे। मगर यहाँ तो एक अलग ही तरह की घुटन इसके दिल में बढ़ने लगी थी। इसने अपना कोट उतारकर काउच पर उछाला और आगे बढ़कर पंखा चला दिया, शायद कुछ बेहतर महसूस कर सके। मेरे मामा पापा कब आएंगे? अस्पना ने दानिश के सामने आकर अपने बाजू सीने पर बांधते हुए पूछा। तुम इन लोगों से कल मिलोगी, दानिश बाहर देखते हुए सुकून से बोला। मुझे दानिश के साथ सब क्लियर करना होगा, शायद इस वक्त वो बहुत दर्द में है। इसे लग रहा है कि मैं अरहम के साथ एक, वो खुद से ही सोचने लगी। दानिश, अस्पना ने नरमी से पुकारा तो इसने जल्दी से अपना रुख इसकी जानिब किया। क्या हुआ है? तुमने इस वक्त मेरे और अरहम के दरमियान जो कुछ भी देखा वैसा कुछ भी नहीं है, अस्पना ने परेशानी से कहा तो दानिश ने आंखें हैरत से फैली। डोंट टेल मी कि तुम्हें लगा मैंने समझा कि तुम में और अरहम में कुछ चल रहा है। You both guys having feelings for each other, दानिश ने मुस्कुराती आवाज में पूछा। लेकिन तुम रवैया तो ऐसे ही जाहिर कर रहे हो। अस्पना के अल्फाज पर दानिश हंसने लगा तो इसे महसूस हुआ जैसे वो पुराने वाला दानिश देख रही हो। मैं ये नहीं सोच रहा था परी, यहां तक कि ये मेरे ख्याल मेरे जहन में भी एक बार भी नहीं आया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अस्पना, मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई कि तुमने इसके पत्थर दिल को भी धड़कना सिखा दिया। मैं जानता हूं इसे वैसी हालत में देखकर तुम्हारे दिल में तकलीफ हुई। बेशक इसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, तुम अभी भी इसके पास जाने को तैयार हो और इसके लिए मैंने तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दूंगा और ना ही इसे, क्योंकि तुम माफ करना और मोहब्बत जताना जानती हो। और मैं ये दावा कर सकता हूं तुम्हें इंतहाई गिल्टी महसूस हो रहा होगा जो तुमने इसे धोखा दिया। दानिश के अल्फाज पर अस्पना ने शौक से इसकी जानिब देखा। ओह दानिश, अस्पना ने घुटनों के बल जमीन पर झुककर इसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा और साथ में ही रोने लगी। चुप हो जाओ प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, दानिश ने नरमी से कहा तो वो और शिद्दत से रोने लगी। कुछ देर बाद इसने सर उठाकर दानिश की जानिब देखा तो इसने प्यारी सी स्माइल अस्पना की जानिब उछाली, जिस पर वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, अस्पना ने कहा तो दानिश ने अपना एक हाथ इससे छुड़वाकर इसके आंसू साफ करने लगा। डिड आई डिस्टर्ब द लव वर्ड्स? हमजा की आवाज पर इन दोनों ने मुड़कर इसकी जानिब देखा जो शरारत से इन्हें ही देख रहा था। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है लोगों को डिस्टर्ब करने की, इसमें नया क्या है? दानिश ने आबरू झुकाया। ओ कम ऑन, मैं बस पूछना चाहता था आप लोग क्या खाओगे? हमजा ने टेलीफोन उठाते हुए पूछा। पिज्जा मंगवा लो, अस्पना शौक से खाती है, दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा तो हमजा फोन उठाए अपने कमरे की जानिब वापस चला गया। उठकर जल्दी से शावर ले लो, तुमसे स्मेल आ रही है, दानिश के अल्फाज पर अस्पना ने इसके बाजू पर मुक्का मारा और इससे दूर होकर खड़ी हो गई, साथ इतराफ में देखने लगी। तभी दानिश ने इशारा हमजा के बराबर वाले कमरे में किया तो वो जल्दी से इसमें दाखिल हो गई। लेकिन कपड़े, वो परेशानी से वॉशरूम के करीब खड़े होकर लब चबाने लगी। अस्पना मेरी कोई शर्ट और जीन्स पहन लो, दानिश ने कमरे में दाखिल होकर अपनी कबर्ड की जानिब इशारा किया तो वो जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई और शावर ऑन कर दिया। पता नहीं अरहम क्या कर रहा होगा, क्या पुलिस ने इसे पकड़ लिया होगा, क्या अभी भी इसको मेरी परवाह होगी? अस्पना जब शॉवर के दौरान मुसलसल अरहम को सोचने लगी तो इसे एहसास भी नहीं कि कब इसकी आंखों ने वापस से बहना शुरू कर दिया था। क्या मेरी इसकी जिंदगी में बहुत अहमियत है? अगर नहीं तो वह ऐसे घुटनों के बल कैसे झुक गया? अरहम, अरहम, अस्पना के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गर्दिश करने लगा। उफ अल्लाह जी, मैंने पागल हो जाना है, ये कैसा एहसास है, कैसे जज्बात हैं ये? आई हेट हिम, आई रियली डू। वो खुद से बड़बड़ाकर शावर लेने के बाद बाहर आ गई, मगर जैसे ही सामने इसकी नजर दानिश पर पड़ी तो इसी पल इसकी नजर अपने वजूद पर गई जहां वो व्हाइट शर्ट और जीन्स में मलबूस थी और इसने फौरी आगे बढ़कर दानिश की बेड पर पड़ी जैकेट पहन ली। रिलैक्स, तुम पहले भी मेरे सामने ऐसे ही कपड़ों में घूम चुकी हो,
اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس سردی لگ رہی تھی، اسپرا نے جلدی سے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی اس کو دانش کا خود کو یوں دیکھنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ پہلی بار تو نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال خشک کرنے لگی، جبکہ دانش کمرے سے نکل کر لیونگ ایریا میں چلا گیا۔ اسپرا نے جب محسوس کیا کہ اس کا لباس اب کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے تو وہ چھوٹے قدم اٹھا کر لیونگ ایریا میں آ گئی، جہاں حمزہ اور دانش دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور پیزا بھی آ چکا تھا۔ ان سب نے مل کر خاموشی سے پیزا کھایا۔ ابھی وہ کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے تو ان کی توجہ ڈور بیل نے کھینچی۔ حمزہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا، جہاں سے آفیسر سنان اندر داخل ہوا۔ سب ٹھیک ہے سنان؟ دانش نے پوچھا جیسے آفیسر کاؤچ پر بیٹھا۔ سب ٹھیک ہے، ہم لوگ اسے نہیں پکڑ پائے۔ آفیسر کے الفاظ پر افسرہ کے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ پیزا؟ دانش نے سکون سے پوچھا۔ نہیں شکریہ۔ یہ کہنے کے بعد آفیسر نے اپنا سارا دھیان اسپرا کی جانب کیا، جس کی وجہ سے وہ نروس ہونے لگی۔ اسپرا مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا، نہ کہ تمہیں خود کو تھراپسٹ کو دکھانے کا بولنا چاہیے تھا، آفیسر سنان نے نروس سا ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا کی دوسری جانب بیٹھا دانش بھی ہنس پڑا۔ مجھے وہاں رکنا چاہیے تھا اور تب تک ہٹنا نہیں چاہیے تھا جب تک خود آگے بڑھ کر نہ دیکھ لیتا۔ اس کا وجود جل کر پوری طرح راکھ ہو گیا ہے۔ آفیسر کے الفاظ اسپرا کا رنگ پیلا زرد ہوا اور سانسیں تھمی، مگر جلدی وہ خود کو کمپس کر گئی۔ یہ میری غلطی ہے، تمہیں اپنی زندگی میں اتنا کچھ جھیلنا پڑا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے ساتھ اب ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، آفیسر نے یقین سے کہا، جبکہ اس نے اسپرا کی جانب سے کوئی جواب نہیں پایا تو دوبارہ سے بولنے لگا۔ کوئی بات نہیں آفیسر، میں ٹھیک ہوں اب، اسپرا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس پر آفیسر نے لمبا سانس کھینچا۔ ہم لوگ یہاں سے 9 بجے نکلیں گے تمہاری فیملی سے ملنے، آفیسر نے اسے انفارم کیا تو اسپرا نے سکون کا سانس لیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب نکل رہے ہیں؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے دانش اور آفیسر کو دیکھا۔ تم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، تم جتنا زیادہ وقت یہاں گزارو گی اتنے ہی ارحم کے چانسز تم تک پہنچنے کے زیادہ ہوں گے۔ بے شک یہاں کی سیکیورٹی بہت مضبوط ہے، لیکن ارحم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ بغیر انجام کی پرواہ کیے کر گزرتا ہے۔ اس سے ہم لوگوں کل امالفی کوسٹ تمہاری دادی اماں کے پاس جا رہے ہیں اور وہیں تمہارے ماما پاپا اور بیلا بھی پہنچیں گے۔ آفیسر نے وضاحت کی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ وہاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ وہ جگہ بھی تو اس کے ملک کا حصہ ہے، حمزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارا پوائنٹ ٹھیک ہے حمزہ، لیکن تم یہ مت بھولو وہ لوگ کرمنلز ہیں، وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ان کے ذہن میں جو پہلا خیال اترے گا وہ یہی ہوگا کہ ہم اسپرا کو اس ملک سے ہی دور لے جائیں گے، وہ اپنے ملک پر توجہ نہیں دیں گے۔ ان کی نظر میں بس یہ ہوگا کہ ہماری کوشش صرف یہی کہ اسپرا کو بس بہت دور لے جانا۔ آف کورس ارحم ایسا ہی سوچے گا۔ آفیسر کی بات پر اسپرا دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اسی لیے اسپرا اس جگہ محفوظ رہے گی۔ ویسے بھی اس کی دادی اماں ٹرمونٹی گاؤں میں رہتی ہیں، جہاں نیٹ ورک سسٹم بہت خراب ہے۔ ان کا گھر بھی گاؤں کے درمیان میں ہے، اس لیے میں گارنٹی دے سکتا ہوں یہ ادھر محفوظ رہے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہم وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب تک وہ پہنچے گا ہم اگلا قدم اٹھا لیں گے، آفیسر پر اعتماد لہجے میں بولا۔ شکریہ سنان، اسپرا جو اس وقت ٹھیک، زندہ اور محفوظ ہے وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہے، دانش نے مشغول لہجے میں کہا۔ لیکن یہ میں نے اکیلے نہیں کیا، تم نے برابر کا ساتھ دیا ہے، اسی لیے اب ریسٹ کرو، ہم نے نکلنا ہے، آفیسر نے کاؤچ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ واو، فائنلی ہم تمہارے پیرنٹس سے ملیں گے، قسم سے اسپرا میں نے سب کو بہت مس کیا، دانش نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تو اسپرا بھی دل سے مسکرا دی۔ ارحم کے بغیر یہ پہلا پل تھا جہاں وہ دل سے خوش تھی۔ اس کے بعد اسپرا دانش کے روم میں جا کر سو گئی، جبکہ دانش حمزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سو گیا۔ صبح 7 بجے دانش نے اسپرا کو اٹھایا اور ساتھ اس کے ہاتھ میں پراپر لباس پکڑایا، جس سے وہ خود کو اچھے سے چھپا سکے تاکہ ارحم کے آدمی سے پہچان نہ سکیں۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آئی اور کاؤچ پر بیٹھ کر لڑکوں کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس نے دیکھا ان دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا
तो वो इनके कमरे की जानी बढ़ गई और दरवाजा खोल दिया, जहां दानिश व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था मगर बैठ नहीं पा रहा था। इसकी ये हालत देखकर अस्परा का दिल कट कर रह गया। कहाँ वो अपने साथ साथ दूसरों की मदद किया करता था और कहाँ आज वो खुद। ये सोची इसका दिल चीरने लगी, मगर जब से मजाकिया बात ये थी कि इसे इस वक्त दानिश की इस हालत पर रहम की बजाय खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सोचों को परे झटक कर जल्दी से इसके पास गई और सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठाने लगी। ओ यार, मैंने बोला था तुम्हारी मदद करूंगा, फिर खुद ही क्यों बैठ गए? हमजा ने वॉशरूम से बाहर आकर परेशानी से दानिश से पूछा, जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। फिक्र मत करो, परी ने हेल्प की है, दानिश ने सुकून से कहा। फिर ठीक है। वो सुकून से बोलकर कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। तो फिर तैयार हो तुम? अस्परा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। नहीं, कंगी प्लीज। इसकी बात पर अस्परा ने इसके बिखरे बाल देखे और फिर मिरर के सामने गई और वहां से ब्रश लाकर इसके बाल बनाने लगी। मेरा फोन? दानिश ने बाल बनने के बाद बेड की दूसरी जानिब साइड टेबल पर पड़े अपने सेल की जानिब इशारा किया तो अस्परा ने जल्दी से वो इसे पकड़ाया। तुम लोग तैयार हो? हमजा ने वॉशरूम से रेडी होकर निकलते हुए पूछा। हाँ, तैयार हैं। इनके अल्फाज पर हमजा ने फोन निकाला और ऑफिसर को कॉल करने लगा। अस्परा, वो सेल की तरह जो मैंने तुम्हें दिया था। दानिश की बात पर इसने इसका सेल इसे पकड़ाया और फिर बाहर आई और अपनी जैकेट से सेल निकालकर वो भी इसे ही पकड़ा दिया था, जो इसके करीब ही था। ये ऑन कर लो और अपने पास ही रखो। जिस पर अफसाना ने सर हिलाया। कुछ देर बाद ऑफिसर आया और वो लोग इसके साथ होटल से बाहर निकल गए। वैन में बैठकर अस्परा जब खिड़की से बाहर देखने लगी तो इससे वेक्टेन म्यूजिक नजर आया, जहां अरहम इसे पहली बार यहाँ लाया था। वो जैसे जैसे इस शहर से दूर जाने लगी वैसे वैसे इसे महसूस होने लगा वो अपनी जिंदगी की सबसे खास चीज इसी शहर को देकर जा रही है। परी, क्या हुआ है? दानिश की पुकार पर इसने पलटकर इसकी जानिब देखा, जो हर परेशानी से इसे देख रहा था। हाँ, मैं ठीक हूं। वो अपने खुश्क होते लबों पर जबान फेरते हुए बोली। मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूं, सुन ही नहीं रही। वो मायूसी से बोला। ओह सॉरी प्लीज, अस्मा ने लब चबाते हुए कहा और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट की बजाय रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी, जिस पर अस्मा ने हैरत से दानिश की जानिब देखा तो इसने बताया कि ऐसे जाना में महफूज है। रेलवे सफर 8 घंटों का था। अस्परा खामोशी से जाकर सीट पर बैठ गई और बाहर देखने लगी। शायद कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि अरहम आ जाए और इसे देख सके। बेशक आखिरी दफा सही, लेकिन एक बार वो सामने आए। वो नम आंखों से बाहर का मंजर देखते हुए खुद से ही कहने लगी, कब इसकी आंख लगी इसे पता ही नहीं चला। शुक्र है फाइनली मैडम उठ गई, ऑफिसर सनान ने कहा, जो दानिश के साथ बातों में मसरूफ था। मैं भी तुम्हें ही उठाने वाला था, क्योंकि हम लोग तकरीबन पहुंच ही गए हैं। दानिश के अल्फाज पर अस्परा ने बाहर देखा, जहां इसकी नजर सिर्फ भागते हुए जंगलात से टकराई। मैं कब तक सोती रही हूं? अस्परा ने सीट के साथ पुश लगाकर सुकून से बैठते हुए पूछा। काफी वक्त हो गया था, मैं नाश्ता मंगवाता हूं, ऑफिसर कहकर वहां से चला गया। ओ गॉड, इतना सोती रही हूं, मुझे उठाया क्यों नहीं? इसने वापस से बाहर देखा, जहां अब शाम हो रही थी। इसने परेशानी से पूछा। आई लव वॉचिंग यू स्लीप। दानिश ने कंधे उचकाए। सो एक्साइटेड? अस्परा को मुस्कुराते हुए देखकर दानिश ने इससे पूछा। नर्वस, अस्परा ने लब चबाते हुए कहा। नर्वस? वो क्यों भला? अपनी फैमिली से ही मिलने वाली हो? दानिश मुस्कुराते हुए बोला। शायद काफी देर बाद मिल रही हो, इस वजह से। अस्परा ने कंधे चुकाते हुए कहा, जिस पर दूसरी जानिब दानिश खामोश रहा तो वो पास पड़ी पानी की बोतल मुंह को लगाकर पानी पीने लगी। 1 साल अस्परा? वो खामोशी को तोड़ते हुए बोला। क्या? इससे नासमझी से दानिश की जानिब देखा। 1 साल अस्परा? तुम्हें हम सबसे दूर गए 1 साल हो चुका है। ओह, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से कहकर वॉशरूम चली गई। मुझे इसके साथ रहते 1 साल हो गया था, लेकिन मुझे तो लगा सिर्फ कुछ माह गुजरे हैं। ओह गॉड, इसके साथ वक्त का एहसास ही नहीं हुआ कब दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में और महीने साल में। अस्परा ने वॉशरूम में खड़े होकर परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से कहा। जब वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना, यहां क्या कर रही हो?
ایک تو آج کل کے بچے بھی نا، ان کا دماغ کیسے چلتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی نظر ایک بوڑھی عورت سے ٹکرائی جو چھڑی کے سہارے چل رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر جلدی سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ یہ چھڑی پکڑو، اس بوڑھی عورت نے اسپرا کو پکارتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنی چھڑی اس کی جانب بڑھائی، جو اسپرا نے قریب آ کر آنکھیں گھماتے ہوئے تھام لی۔ ایک تو یہ بوڑھے لوگ پتہ نہیں اتنا کیسے بول لیتے ہیں۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر سوچنے لگی، ساتھ ہی سے اپنی دادی اماں کی یاد آنے لگی۔ یہ کس قسم کا واش روم ہے، اس قدر بکواس! وہ بڑی عورت باہر آ کر بولنے لگی، ساتھ سنک سے ہاتھ دھونے لگی۔ کیا یہ کبھی چپ ہوتی ہوں گی؟ میرا نہیں خیال۔ اسپرا چھڑی پکڑے دل ہی دل میں بولنے لگی، اوہ میری چھڑی! بوڑھی عورت نے پلٹ کر اسپرا سے کہا تو اس نے چھڑی ان کی جانب بڑھا دی۔ شکریہ ڈارلنگ، اب مجھے جانا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہہ کر آگے کمپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اسپرا کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں کھانا آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ وہ لوگ شام میں امالفی کوسٹ پہنچے۔ ٹرین سے باہر نکل کر اسپرا نے آسمان کی جانب دیکھا جس کا رنگ گرے تھا، مطلب کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی تھی۔ جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچے تو وہاں ایک گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب آگے بڑھ کر اس میں بیٹھ گئے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ المافی کوسٹ ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے کیونکہ یہاں موجود بیچز، سائٹس اور یادگار عمارتیں لوگوں کی توجہ کھینچتی ہیں۔ اسی ہجوم اور شور کی وجہ سے اسپرا کی دادی اماں کو یہاں کے بجائے گاؤں میں رہنا پسند ہے کیونکہ انہیں خاموشی اچھی لگتی ہے۔ جیسے جیسے وہ لوگ گاؤں کے قریب پہنچے اور اسپرا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماما، پاپا اور اربیلا کے چہرے گھومنے لگے۔ ہم پہنچ گئے۔ آفیسر سنان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے جبکہ دھڑکنیں علیحدہ شور مچانے لگی۔ سب گاڑی سے باہر نکل گئے تو وہ خود کو کمپس کر کے باہر نکل آئی اور اپنے قدم گھر کی جانب بڑھانے لگی جو ایک ایکڑ گرین ہریالی کے درمیان بنا ہوا بہت بڑا اور انتہائی دلکش گھر تھا جس کے ارد گرد مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اسپرا سانس روکے اس گھر کو دیکھنے لگی جس کے اندر اس وقت اس کی فیملی موجود تھی۔ پری! دانش کی پکار پر اسپرا نے لمبا سانس کھینچا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ ابھی وہ آگے چل ہی رہی تھی تبھی اسے محسوس ہوا کوئی اس کی جانب بھاگا آ رہا ہے تو وہ سب وہاں رک کر اس وجود کی جانب دیکھنے لگے جو فراک پہنے ہاتھوں میں ٹیڈی بیئر لیے اسپرا کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اربیلا! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور ساتھ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ پری! بیلا اونچی آواز میں پکارتے ہوئے اس کے قریب بھاگتے ہوئے آنے لگی۔ تبھی اسپرا باہیں کھول کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی جس سے بیلا آسمائی۔ وہ آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ لہانہ بیلا کے منہ کو چومنے لگی۔ I miss you so much! اسپرا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس کے گال چومنے لگی اور ساتھ ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی جو پہلے سے لمبے ہو کر اس کے کندھوں سے نیچے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اسپرا نے سامنے دیکھا تو اسے دروازے میں کھڑی اس کی ماما نظر آئیں جو آنکھوں میں آنسو لیے محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسپرا نے جلدی سے بیلا کے ماتھے پر لب رکھ کے ساتھ زمین پر کھڑا کیا تاکہ اپنی ماما تک پہنچ سکے۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ اس نے دیکھا ملیحہ بیگم بھاگتے ہوئے پاس آ رہی ہیں۔ ملیحہ بیگم نے اسپرا کو سمجھنے کا موقع دیا بغیر خود کے سینے میں دبوچ کر اس کے چہرے کے سارے نگوش کو محبت سے چومنے لگی۔ تم ٹھیک ہو میری جان؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی نا؟ ملیحہ بیگم نے بے بسی سے روتے ہوئے اسپرا کا چہرہ، بازو، سر، ہر چیز کو چھو کر لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، اسپرا نے ہچکیوں میں روتے ہوئے انہیں واپس سے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ماں کا وجود ہی ایسا ہے کہ اگر کہیں درد بھی ہو تو وہ بھی سکون میں بدلنے لگتا ہے۔ عبدالجبار ہماری بیٹی، ملیحہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی اسپرا نے اپنی ماما سے علیحدہ ہو کر اپنے پاپا کی جانب دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسپرا کا دل پھٹنے لگا۔ تبھی عبدالجبار صاحب آگے بڑھے اور اسے خود سے گلے لگا کر اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیا۔ شکر ہے اسپرا، تم بالکل ٹھیک ہو میری جان، عبدالجبار صاحب نے محبت سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں ایسے وقت سے گزارنا پڑا، میں اپنی فیملی کو محفوظ نہیں رکھ سکا، عبدالجبار صاحب نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ نہیں پاپا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے،
ہم نے جتنا آپ سے ہمیشہ مانگا ہے آپ نے دگنا ہمارے قدموں میں رکھا ہے. آپ نے بھرپور کوشش کی تھی اور ویسے بھی یہ دیکھو میں یہاں اس وقت صحیح سلامت آپ کے قریب موجود ہوں اور صرف آپ کی وجہ سے. مجھ میں یہ جو حوصلہ مضبوطی تھی وہ صرف آپ کی وجہ سے تھی. اسی لیے پلیز خود کو الزام مت دیں. اسمرا نے یقین سے اپنے پاپا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا جس پر انہوں نے اسمرا کو اپنے سینے سے لگا لیا. اوہ مائی گاڈ دانش تمہیں کیا ہوا ہے؟ ملیحہ بیگم کی آواز نے سب کا دھیان دانش کی جانب کھینچا جو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا. بہت لمبی کہانی ہے پپو, ہم سب اندر چلیں پھر بتاؤں گا. دانش نے ایک نظر اسرا کی جانب دیکھنے کے بعد ملیحہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تمہارے خواب کا کیا؟ پلیز یہ مت کہنا یہ سب اس ہارٹ لیس آدمی نے کیا ہے. ملیحہ بیگم نے اسرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. جب وہ خاموش رہی تو انہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا جس پر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی. عبدالجبار صاحب نے ان کے کندھے کو تھپ تھپایا اور پھر وہ سب لوگ گھر کے اندر چلے گئے. مسٹر عبدالجبار صاحب, میں آپ کی بیٹی کو بالکل محفوظ طریقے سے یہاں لے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے آرام اب تک اس تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا, اور اگر پہنچ بھی گیا تو ہم آپ کو فوری انفارم کر دیں گے جس پر آپ سب کو کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا. مجھے جو یہاں لوکل پولیس ہے اسے بھی آپ سب کا بتا دیا گیا ہے, وہ آپ پر نظر رکھیں گے. میں اور میری ٹیم اور ہم کو ڈھونڈ رہی ہیں جیسے ہی ہم لوگوں نے آپ کی بیٹی کو بچایا ہے. اب ہمیں آرڈرز مل گئے ہیں اور ہم کا انکاؤنٹر کرنے کے. ایک دفعہ وہ پہلے بچ چکا ہے لیکن اس دفعہ ناممکن ہے, آفیسر سنان دانت پیستے ہوئے بولا. تبھی ملیحہ بیگم کافی کے مگ لے کر ڈرائننگ روم میں داخل ہوئی. ایک مگ آفیسر سنان کو تھمایا جو اسے پکڑ لیا, دوسرا عبدالجبار صاحب کی جانب بڑھایا مگر انہوں نے انکار کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں آفیسر سنان, تم نے مجھے اور میری فیملی کو بچایا ہے, انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا. پلیز مجھے سنان کہہ کر پکارے ہیں آپ, میں آپ کے لیے آفیسر نہیں ہوں, آپ میری فیملی کی طرح ہو. لیکن سنان میں مزید اب رسک نہیں لے سکتا, میں واپس سے اپنے بچوں کو اس دلدل میں پھنسنے نہیں دیکھنا چاہتا. بہت تکلیف ہوتی ہے یار, بہت زیادہ. عبدالجبار صاحب بے بسی سے بولنے لگے. اور تم جس آدمی کی بات کر رہے ہو وہ ایک خون کا پیاسا کریمنل ہے جس کی پہچان اسکارپیو ہے, یعنی بے رحم سنگ دل مانسٹر. اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا ہم لوگوں تک پہنچنے میں, اور مجھے شک ہے اس دفعہ وہ ہم لوگوں کو یا اسپرا پر رحم کھائے گا, کیونکہ پھر وہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو اس دفعہ ہمیں بغیر قتل کے چھوڑ دے. عبدالجبار صاحب نے پریشانی سے کہا. میں آپ کی پریشانی مکمل طور پر سمجھتا ہوں مسٹر عبدالجبار, کیونکہ میری بھی آپ کی بیٹی کی عمر کی بیٹی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ تکلیف کے کس دور سے گزر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس دفعہ ارحم مرے گا, میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا, آپ کو بس میرا ساتھ دینا ہے. آفیسر کے الفاظ پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کافی کے آخری گھون بھر کر اٹھ گیا. اوکے میں چلتا ہوں, آج رات ٹاؤن میں اور میرے آدمی گزاریں گے اور کل ہم واپس جائیں گے تاکہ کنفرم ہو جائے یہاں سب ٹھیک ہے. بہت جلد پھر سے ملیں گے. آفیسر عبدالجبار حمزہ اور دانش کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلے گیا. وہ سب باہر دروازے کے قریب کھڑے ہو کر آفیسر اور اس کے آدمیوں کو جاتا ہوا دیکھنے لگے. تبھی اسپرا کی نظر سامنے سے آتی اپنی دادی ماں اور رانیہ کی جانب گئی. تم گھر میں جا کر اسے اچھے سے واش کر کے رکھو تاکہ جب میری پوتی یہاں پہنچے تو میں یہ سب پکا کر اس کے لیے تیار رکھوں, انہوں نے اپنی ملازمہ رانیہ کو کہا جو بہت سے شاپر اٹھائے ہوئے تھی. اسپرا کو خدشہ ہونے لگا, آخر یہ اب تک گری کیسے نہیں. دادی ماں, اسپرا نے خوشی سے اپنی دادی ماں کو اونچی آواز میں پکارا اور بھاگتے ہوئے ان کی باہوں میں جا سمائی. اوہ میری گول مٹول سی میٹھی میٹھی سی دادی ماں, اسپرا نے محبت سے ان کے گال کھینچتے ہوئے کہا, ساتھ ہی باری باری ان کے دونوں گال کو چوم لیا. میں نے تمہارے لیے ہر پل دعا کی اور ہر دعا میں بس ایک ہی چیز مانگی, تم بالکل ٹھیک ہو اور گھر واپس آ جاؤ. رابعہ بیگم نے اسپرا کے ماتھے کو چومتے ہوئے محبت سے کہا. چلے میری پیاری دادی ماں اندر چلتے ہیں, اب تک تو آپ تھک چکی ہوں گی نا. اسپرا نے ان کا بازو نرمی سے تھامتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پلٹ کر رانیہ کی جانب دیکھا. لاؤ کچھ مجھے پکڑا دو, تمہاری بھی ہیلپ ہو جائے گی. اسپرا نے مسکراتے ہوئے اس سے 3 شاپر پکڑ لیے. دادی اماں کیا آپ نے میرے لیے چاکلیٹس خریدی؟
बेला ने पूछा, जबकि अब्दुल जब्बार साहब ने बाकी के बैग्स रानिया के हाथ से पकड़ लिए और मलिहा बेगम इन्हें सीढ़ियां चढ़ने में मदद करने लगी। हाँ स्वीटी, वो भी बहुत ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी दादी माँ के अल्फाज पर बेला की आंखें चमकने लगी और आगे बढ़कर बैग्स में से ढूंढने लगी जो अभी भी अब्दुल जब्बार साहब ने काउच पर रखे थे। मम्मी, शी हैज कैविटी, मलिहा बेगम ने अपनी सासू माँ से शिकायत की। ओह शट अप, तुम भी बहुत ज्यादा चॉकलेट खाती थी और तुम्हें भी कैविटी थी, लेकिन इसके बावजूद देखो तुम्हारे दांत बिल्कुल सही सलामत हैं। दादी माँ ने आबरू चुकाते हुए कहा, जिस पर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे। गुड मम्मी, बहुत ग्रेट। अब मैं जब भी इसे खाने से मना करूंगी ये मुझे आगे से यही सुनाएगी। मलिहा बेगम ने मुंह फुलाकर और बेला की जानिब देखते हुए कहा, जो चॉकलेट्स निकाल कर अब एक खाने में मसरूफ थी। और याद है तुम मुझे कितना सताती थी जब घर में चॉकलेट्स खत्म हो जाती थी? अब्दुल जब्बार साहब ने मलिहा बेगम को देखते हुए शरारत से कहा, जिस पर वह ब्लश करने लगी क्योंकि एक वक्त में वो भी अपनी बेटी की तरह चॉकलेट की दीवानी रही थी। अब्दुल जब्बार, मलिहा बेगम ने चलाते हुए इनके बाजू पर मुक्का जड़ दिया। क्या झूठ कह रहा हूं? और शर्म नहीं आती? मेरी मम्मा के सामने मुझे मार रही हो? अब्दुल जब्बार साहब के अल्फाज पर इनका चेहरा और लाल टमाटर की तरह हो गया, जिसकी वजह से कमरे में सब लोग मुस्कुराने लगे। जब से इसे छोड़कर यहाँ आई हूँ, अभी इसी पल पहली दफा महसूस हुआ कि मेरा फैसला ठीक था। अगर ना आती ये मुस्कुराते चेहरे कैसे देखती? असमा ने नम आंखों से सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए सोचा, जो दिली सुकून अल्लाह ने कुदरती चीजों में रखा है वो इंसानों की बनाई हुई चीजों में नहीं है। किस कदर जानलेवा खूबसूरती इस प्यारी जात ने बनाई है। असमा अपनी फैमिली के साथ डिनर करके जैसे ही गार्डन में आई, वहां दरख्तों पर उड़ते जुगनू, रंग बिरंगे फूलों, फल और बेलों को देखते हुए सोचने लगी, जिन पर गिरती चांद की रोशनी ने इन्हें मजीद दिलकश बना रही थी। और जब जब ठंडी हवा इसके वजूद को छूकर गुजरती, वो पुरसुकून होकर आंखें बंद कर जाती। जिंदगी में जदीद टेक्नोलॉजी जरूरी है, मगर इस सुकून से बढ़कर नहीं। वो आंखें बंद किए हुए सोचने लगी। तभी इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा है, जिस पर असमा ने झट से अपनी आंखें खोल दी और सामने अपने पापा को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, जिनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल से जो गवाह थे कि वो काफी अरसे से अच्छे से नहीं सोए। मुझे हमेशा यहाँ आना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत पुरसुकून जगह है ये। उन्होंने सामने कुर्सी पर बैठकर इर्द गिर्द देखते हुए कहा, या कैटल फार्म, द क्लाइमेट, फ्रेशनेस, इट्स मेमोराइजिंग। अस्फरा ने ताजा हवा से लंबा सांस खींचते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं किस कदर सो रही हूं। जो भी हुआ इसके लिए। कुछ पल खामोश रहने के बाद अब्दुल जब्बार साहब आहिस्ती से बोलने लगे, पापा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अस्फरा ने नरमी से कहा, मगर इनके चेहरे पर मौजूद एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ गई कि वो जरा बराबर भी मुतमईन नहीं हुए। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे साथ एक साल में क्या क्या हुआ है? उन्होंने हिचकिचाते हुए परेशानी से नजरें झुकाते हुए पूछा। जरूर पापा, वो फौरी बोली, जिस पर उन्होंने हैरत से इसकी जानिब देखा। ओके, क्या तुम मुझे शुरू से बताओगी कि क्या हुआ था इस दिन जब तुम्हें वहां से किडनैप किया गया? इनके अल्फाज पर असफरा ने हाँ में सर हिलाया और फिर धीरे धीरे बताने लगी कि कैसे अरहम ने इसे टॉर्चर किया, लेकिन वो मौका पाते ही दानिश के पास भाग गई, जहां इसने अरहम के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाना चाही, मगर ऑफिसर ने इस पर यकीन नहीं किया। और फिर वो कैसे इसे किडनैप हुई। इस दौरान दानिश इसे बचाने आया और अपनी टांग तोड़वा बैठा, और फिर कैसे अरहम ने इससे मौके का फायदा उठाते हुए इसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली। असफरा की बात पर इनकी आंखें फैली, मगर वो इस बात को जारी रखते हुए बताने लगी कि कैसे वो इसे लंदन और वहां से विक्टेन ले गया और वहां होटल पर और घर पर हमला, और इन सब के दौरान अरहम ने इसे कैसे घर के अंदर बंद रखा हुआ था। फिर इसकी दानिश के साथ मुलाकात और मायशा का इसे शदीद नफरत करना, सब कुछ बता दिया। और फिर पापा, आखिर में दानिश हेलीकॉप्टर में हमजा के साथ आया, जहां अरहम को पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए थी। मुझे ऑफिसर ने इशारा किया कि दानिश की जानिब कदम बढ़ाऊं, और मैं इसकी तरफ बढ़ गई। इस दौरान पुलिस की वजह से अरहम कुछ नहीं कर पाया, और फिर ऐसे ही हम लोग एक रात होटल में गुजार कर यहाँ आ गए। बस।
اسپرا نے آخری الفاظ کندھے جھکا کر مسکراتے ہوئے بولے. تبھی اس کی نظر اپنے پاپا کی جانب گئی جن کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کے دل بھی بے چین ہوئی کیونکہ اس کے پاپا بہت بہادر اور دلیر تھے. انہیں ایسے تکلیف میں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے معاف کر دو اسپرا، میری جان، مجھے معاف کر دو. انہوں نے اٹھ کر اسے گلے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے نم لہجے میں کہا. میں آپ ہی کی بیٹی ہوں پاپا، اور اتنی مضبوط تو ہوں کہ اپنی زندگی کی مشکلات کا بغیر ڈرے سامنا کر سکوں. اسپرا نے ان کی آنکھوں میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں پاپا، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. اسپرا ان کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے جلدی سے بولی، جس پر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ دیے. I love you اسپرا، I really proud of you. انہوں نے شفقت سے اسپرا کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی. مجھے معاف کر دیں پاپا، میں نے ابھی کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائیں، جیسے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا. اس کا بولنا، ہنسنا، مسکرانا، اس کی باتیں دل کو سکون دینے لگی تھی، اور اس کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پاس آنا انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا. پاپا میں آپ کو کیسے بتاؤں، جب وہ گھٹنوں کے بل جھکا تھا میرا دل کیا میں ساری دنیا کو ٹھکرا کر اس کے پاس ایک الگ گھر بسا لوں، لیکن میں اسے وہاں ہی چھوڑ آئی کیونکہ میری زندگی میں آپ لوگ بہت ضروری ہو. بہت محبت ہے آپ سب سے، اور میں جانتی ہوں یہ سچ میں کبھی کسی کو نہیں بتا پاؤں گی، اور یہ حقیقت میرے ساتھ بس میری قبر میں ہی جائے گی. وہ اپنے پاپا کے گلے لگی آنکھوں میں آنسو لیے دل ہی دل میں سوچنے لگی. تمہاری ماما بہت روتی تھی اسپرا، جب بھی کوئی نیوز دیکھتی وہ پاگلوں کی طرح تمہیں سوچ کر روتی. مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میرا گھر میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا اور میں کچھ نہیں کر پایا. انہوں نے بھیگے لہجے میں اسپرا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی. پاپا آپ سب لوگوں کو کدھر رکھا گیا تھا، کیا ہوا تھا میرے جانے کے بعد؟ اسپرا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. جب تم چلی گئی تو وہ آدمی ہمیں مارنے کے لیے آگے بڑھے، مگر ایک کال کی وجہ سے رک گئے. پھر کچھ دیر بعد انہوں نے ایک آدمی وہاں آیا جس کا نام زین تھا، وہ ہمیں وہاں سے لے گیا. کچھ دن ہم لوگ ہوٹل میں رہے. میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا، جس کی وجہ سے ان گارڈز نے مجھے کافی مار پیٹ کر تمہاری ماما اور بیلا سے الگ ایک کمرے میں بند کر دیا جو اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا. 2 دن کے بعد وہاں زین آیا. اس نے مجھ سے نرمی سے بات کی اور کہا اگر میں اچھے سے رہوں گا تو وہ مجھے ملیحا اور بیلا سے واپس لے جائے گا. مجھے اس پر یقین تو نہیں تھا، لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا. میں نے اس کی بات مان لی. پھر وہ ہمیں کسی دوسرے ملک لے گئے جس کا نام میں نہیں جانتا. زین کا نام سن کر اسپرا کو خوشی ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ایک اچھا انسان ہے. پھر کیا ہوا؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا. اس ملک میں انہوں نے ہمیں کچھ دن ہوٹل میں رکھنے کے بعد گھر میں ٹرانسفر کر دیا جہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز تھی. زین نے جلد ہی بیلا کا دل جیت لیا. وہ اکثر اس کے لیے کچھ چاکلیٹس لے آتا اور ایسے ہی کچھ مہینوں بعد اس نے ملیحا کے دل میں بھی جگہ بنا لی. یہاں تک کہ مجھے بھی اس کی موجودگی اچھی لگنے لگی. بعد میں پتا چلا وہ ایک ڈاکٹر ہے. ہم لوگوں نے اسے کہا ہمیں جانے دے، لیکن اس نے ہماری ذات کا پورا خیال رکھا سوائے وہاں سے بھاگنے میں مدد کرنے کے. ایڈیٹ انسان نہ ہو تو میں کیسے پاگلوں کی طرح اس سے پوچھتی تھی، مگر کبھی اس نے بتایا ہی نہیں. وہ اتنا ماما پاپا لوگوں کے پاس جاتا ہے، اسپرا نے مسکراتے ہوئے سوچا. اور آخر میں پولیس نے آ کر گارڈز پر حملہ کیا اور ہمیں بچا کر یہاں لے آئے. بس انہوں نے بھی کندھے جھکاتے ہوئے کہا. ویسے میں نے زین سے بہت بار پوچھا تھا لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا آپ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر تم جان گئی تو اس کا سر کھا کر اسے پاگل کر دو گی. عبد الجبار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگی جو ہمیشہ اس کی پریشانیاں ذہن سے دور کر دیتا تھا. اس وقت ارحم کیا کر رہا ہوگا؟ کیا وہ بھی میری طرح اس چاند کو دیکھ رہا ہوگا؟ کیا اسے میری یاد آتی ہوگی؟ ارحم میں ابھی بھی بہت کنفیوز ہوں، پتہ نہیں صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میری فیملی مجھے واپس دیکھ کر مسکرانے لگی ہے. کاش ایسا ہو جائے تم بھی میری فیملی کا حصہ بن جاؤ، پھر کتنا مزہ آئے گا، ہر طرف خوشیاں ہوں گی. تم بیٹھ کر میرے ماما پاپا کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، دادی ماں کے ساتھ مذاق کرو، ہنسو بولو، نارمل زندگی ہو. لیکن میں جانتی ہوں یہ میرا صرف ایک خواب ہی رہے گا
کیونکہ کریمنل کو میری فیملی کبھی نہیں اپنائے گی. وہ آنسو پیتے ہوئے سوچنے لگی. پاپا؟ اسما نے چاند کی جانب دیکھتے ہوئے پکارا. جی پاپا کی جان, انہوں نے نرمی سے جواب دیا. ابھی سب ختم نہیں ہوا اور وہ پھر سے آئے گا مجھے لینے, اور اس دفعہ اس کا آنا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا. اس نے چاند سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے. اور میں چاہتی ہوں اس دفعہ جب وہ آئے آپ مجھ پر یقین کریں کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گی اس میں سب کی بہتری ہوگی. ہمیں دوبارہ چھوڑ کر مت جانا پری. بے شک ہمیں کچھ بھی ہو تم نہیں جاؤ گی واپس. میں چاہتا ہوں تم بس بھاگ جانا اس سے بہت دور, بہت 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 زیادہ دور. ان کے الفاظ پر اسپرا نم آنکھوں سے مسکرائی. آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے پاپا وہ کیا ہے اور کیا نہیں. اس سے بھاگنا فضول ہے. اور رہی بات مجھے نہیں پتا میں اس کے پاس واپس جاؤں گی یا نہیں, مگر اس پر میں جو بھی فیصلہ کروں گی آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا, کیونکہ اس دفعہ میں کسی بھی اپنے کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی. انہوں نے محبت سے اسپرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ گئے. سونے کا وقت ہے, اٹھو تم بھی سو جاؤ, وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے. اسپرا ساری رات کروٹیں بدلتی رہی مگر وہ مجبوری میں لیٹی رہی کیونکہ بیلا اس کے ساتھ سو رہی تھی. تم بہت ہی برے انسان ہو ارحم, اسی وجہ سے خود کے سینے کے ساتھ لگا کر سوتے تھے نا, کہیں اور جاؤں تو نیند ہی نہ آئے. وہ نم آنکھوں کے ساتھ پاس پڑا کشن زمین کی جانب اچھالتے ہوئے تکلیف میں بولی. آخرکار سورج کی شعاع اس کی کھڑکی کے روم میں گرنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوئی اور نیچے کچن میں چلی گئی جہاں اس نے رانیہ کی ناشتہ بنانے میں مدد کی. جب تک ناشتہ تیار ہوا سب فریش ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے جہاں انہوں نے سکون سے بیٹھ کر ایک ساتھ ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد سب لوگ گارڈن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور ان کے کہہ کے چاروں طرف گونجنے لگے. پھر حمزہ, دانش, بیلا اور اسپرا گاؤں گھومنے چلے گئے جہاں اسپرا نے دانش اور حمزہ کو اپنی پسندیدہ جگہیں دکھائیں. یہی وجہ تھی جو میں تمہیں ہمیشہ یہاں لانا چاہتی تھی لیکن تم انکار کر دیتے تھے. اسپرا نے سامنے موجود خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہوئے کہا. اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی, یاد ہے پریکٹس مجھ سے میرا سارا وقت چھین لیتی تھی. دانش کے پوچھنے پر اسپرا نے شرمندگی سے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں. کیا ایسا اب کبھی نہیں ہو سکتا کہ دانش واپس سے چلے؟ اسپرا نے حمزہ کے برابر چلتے ہوئے اس سے پوچھا. میں نہیں جانتا پری, اس کی ٹانگ نے اپنی مضبوطی نہیں کھوئی ہے. آخرکار وہ ایک کھلاڑی تھا, اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں, لیکن اصل مسئلہ جوائنٹ کا ہے جو اس کے کلہاڑی مارنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے. آپریشن کامیاب ہوا تھا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب وہ کبھی چل نہیں پائے گا. حمزہ نے دانش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو بیلا کو گود میں بٹھا کر ویل چیئر پر جھولے دے رہا تھا جس پر وہ کھلکھلا کر ہنستی. اگر اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں تو وہ ضرور چلے گا, وہ نرمی سے بولی. جوائنٹس کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے. کل رات تمہاری دادی اماں بھی یہی بحث کر رہی تھی اور وہ ابھی بھی چل سکتا ہے. حمزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. ہم اسے کل ایک ہیلر کے پاس لے جائیں گے جو ٹاؤن میں رہتی ہیں. وہ کافی بوڑھی عورت ہیں مگر کہا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں شفا ہے. جتنے بھی مریض ان کے پاس گئے ہیں وہ لازمی صحت یاب ہوئے ہیں. اس وقت تم بوڑھی عورتوں کی طرح بات کر رہی ہو, اسپرا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا جس پر اسپرا نے اسے گھورا. میں سیریس ہوں حمزہ, ہم ڈاکٹر کے کہنے پر چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ چل سکے. تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسا فیل ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب میری غلطی ہے. حمزہ نے اس کے الفاظ پر پریشانی کی جانب دیکھا. ریلیکس پری, تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے نرمی سے سمجھایا. پلیز دانش کچھ بھی کرو, کل ہم اسے ہیلر کے پاس لے جائیں گے, وہ بھیگے لہجے میں سنجیدگی سے بولی. دانش نہیں مانے گا, وہ تھک چکا ہے لوگوں کو خود کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے. وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. تو پھر مناؤ اس سے, اسپرا نے کہہ کر دانش کی جانب دیکھا جو بیلا کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا. تم جانتی ہو فاطمہ اور فائقہ تمہارے لیے بہت پریشان ہے, وہ تم سے ملنے یہاں آنا چاہتی ہیں. حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. انہیں یہاں مت آنے دینا, ایسا کرنا محفوظ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے یقین ہے آدمی پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے. وہ لب کاٹتے ہوئے بولی.
मैं कल ही बात करूंगा, दानिश ने इसकी बात समझते हुए कहा। जब अंधेरा छाने लगा तो इन सब ने अपने कदम घर की जानिब बढ़ाए। जहां ऑफिसर की गाड़ी घर के गैराज में पार्क थी, वो सब भी अंदर बढ़ गए। आई एम सॉरी, यू हैड टू वेट, दानिश ने ऑफिसर के करीब जाकर कहा। मैं अभी अभी ही आया हूं, ऑफिसर ने बेला के बाल बिगाड़ते हुए मोहब्बत से कहा। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस दौरान तुम लोग कम यहाँ वहां निकलो, क्योंकि अरहम के आदमी यहाँ हो सकते हैं। मैं जैसे ही अरहम को खत्म कर दूंगा तुम लोगों को बता दूंगा, फिर आप सब लोग जहां दिल करे वहां जाना। वैसे भी ये जगह जन्नत से कम नहीं, बहुत खूबसूरती है यहाँ, ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली एक साथ है, मलिहा बेगम ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। कोई बात नहीं मैम, ये मेरा फर्ज था, वो नरमी से बोला। इसी पल असफरा की नजर अपनी दादी अम्मा पर पड़ी, जो दरवाजे में छड़ी पकड़कर खड़ी थी। क्या हुआ दादी अम्मा, आप ठीक हैं? असफरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम ठीक हो? इनके अल्फाज पर इसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। हाँ मैं ठीक हूँ, आप क्यों पूछ रही हैं? जिस पर उन्होंने अपने कंधे उचकाए और बाकी सबकी जानिब बढ़ गईं, तो वो हैरत से इनकी जानिब देखते हुए सोचने लगी कि आखिर इनके जहन में चल क्या रहा है। अगले दिन ऑफिसर चला गया तो उस पर दानिश, बेला और हमजा बाग में चले गए। जहां हमजा दरख्त पर चढ़ता तो बेला भी इसके पीछे पीछे चढ़ने की कोशिश करती और वो दोनों कभी दरख्तों से फल तोड़ते तो कभी जामुन तोड़कर एक दूसरे पर फेंकते, जबकि असफरा और दानिश पास होकर भी साथ नहीं थे। कहाँ वो दोनों मुश्किल से एक दूसरे के बगैर वक्त गुजारते थे और कहाँ आज सिर्फ अजनबियों की तरह खड़े थे। तुम ठीक हो? असफरा, जो सामने हमजा और बेला को शरारतें करते देख रही थी, चौंक कर दानिश की जानिब देखा। मैं ठीक हूँ, वो इसकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बोली। दानिश, हम लोग आज हिलर के पास जा रहे हैं, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। परी, मुझे नहीं जाना। दानिश, तुम अभी जिस हाल में हो ये मेरा कसूर है, प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, प्लीज प्लीज। असफरा ने घुटनों के बल बैठकर इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। ओके, लेकिन ये आखिरी दफा है, अगर इसने वक्त नहीं किया तो तुम मुझे कभी भी फोर्स नहीं करोगी, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। ओके, वो इसकी बात मानते हुए बोली। आखिर वो चले बस। वहां पर सब टॉर्चर आलात मौजूद है ना, खासकर नाखून? अरहम ने डार्क रूम से बाहर होकर सवालिया नजरों से जैन की जानिब देखा। क्या मतलब है, तुम इन सब का क्या करोगे? जैन ने हैरत और परेशानी की मिली जुले तासुरात से में पूछा। जो कहा है इसका जवाब दो, पलटकर सवाल मत करो। अरहम ने पलटकर इनकी आंखों से जैन की जानिब देखते हुए कहा, जिसका वजूद लर्जा मगर जल्दी खुद को कंपोज कर गया। हाँ मौजूद हैं, वो सुकून से बोला और फिर एक नजर अली और जुबैर की जानिब देखा, जो नामे मायूसी से सर हिला रहे थे। यही है ना जिसने मेरी पीठ पर वार किया है, वो सुलगते हुए लहजे में इस शख्स की जानिब देखते हुए बोला, जिसे इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाकर चेन के साथ बांधा हुआ था। प्लीज रहम खाओ, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज, सॉरी। वो अरहम को सामने देखकर गिड़गिड़ाने लगा। तुम्हारी एक लफ्ज सॉरी से सब ठीक हो जाएगा, अरहम ने कहकर अपने हाथों पर दस्ताने पहने और फिर बॉक्स से एक बड़ा सा नाखून एसिड में डुबोकर सामने कुर्सी पर बैठे शख्स के बाजू में थोड़ी से पेवस्त करने लगा, जिसकी वजह से इस शख्स की चीखें पूरे कमरे में गूंजी, जो अरहम को किसी म्यूजिक से कम नहीं लगी। एक घंटे के बाद इस शख्स का सारा वजूद नाखूनों से भरा पड़ा था और वह चीख चीख कर पागल हो रहा था। स्कॉर्पियो, रहम, प्लीज रहम खाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर छुपकर वार नहीं करना चाहिए था, वह शिद्दत से रोते हुए दर्द से कहने लगा, जबकि इसकी बेटी सेल में अलग माफी मांग और भीख मांगने लगी। तो फिर ये गलती क्यों की? वो सुकून से उठकर इसके बाजू से चाकू की मदद से जिल्द उतारते हुए पूछने लगा, जिस पर वो पागलों की तरह तकलीफ और बेबसी से चीखने और रोने लगा। अरहम, गार्ड्स आए हैं, इनके पास कुछ खबर है, जुबैर ने डार्क रूम में आकर कहा। वो इंतजार कर सकते हैं, अभी मैं कुछ मसरूफ हूं, वो इस शख्स के वजूद पर मुख्तलिफ कट लगाते हुए बोला। असफरा के बारे में है, जुबैर के अल्फाज पर इसके हाथ पल को थमे, लेकिन वो अपने काम को जारी रखा। इन्हें अंदर भेज दो। इसके बाद पर दो आदमी अंदर आए। सर, मैम का कुछ पता नहीं चला, वो अभी इसके अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे और हमने पलटकर अपनी जेब से पिस्टल निकालकर इसके सर पर गोली मार दी।
तो तुम पागल हो गए हो? पहले मॉन्स्टर कम थे और अब जंगली भी हो गए हो। मुझे इसीलिए वो लड़की पसंद नहीं थी। देखो क्या हाल करके गई है तुम्हारा, बिल्कुल जानवर बन गए हो। स्वेन ने इसके हाथ से पिस्टल खींचते हुए गुस्से से कहा, मुझे यूजलेस आदमियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मार दिया। और हाँ, इन लोगों को बंद रखो, मैं कल फिर आऊंगा, धीरे धीरे मारूंगा। और अपने हाथ झाड़ते हुए सुकून से बोला और वहां से निकल गया। अरहम, मत करो खुद के साथ ऐसा, सैन ने इसके बराबर चलते हुए कहा। हम इसे ढूंढ निकालेंगे। इसके अल्फाज पर अरहम ने कहका लगाया। तुम्हें क्या लगता है इसे ढूंढना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस इसे वक्त दे रहा हूं, कुछ पल खुश रहने का। वो इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, जिस पर जैन इसकी जानिब देख कर रह गया, क्योंकि वो जानता था वो ठीक कह रहा है। बस वो थोड़ा परेशान था इसका ये रूप देखकर, क्योंकि ये पहले वाला अरहम से ज्यादा भयानक लग रहा था। शाम होने से पहले कुछ देर पहले अब्दुल जब्बार साहब हमजा और असफरा दानिश को लेकर हीलर के पास चले गए, जिसका घर टाउन के आखिर में था। वहां पहुंचकर हमजा ने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत खुद का वजूद के गिर्द चादर लपेट कर नमूदार हुई। जब इसकी नजर व्हीलचेयर पर बैठे दानिश पर पड़ी तो इसने अपना दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कोई मरीज आया है। बैठ जाएं। जब वो लोग लिविंग एरिया में पहुंच गए तो इसने इन्हें काउच पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक कुर्सी घसीट कर इसके बराबर बैठ गई। मुझे लगता है तुम सब लोग यहाँ इस यंग मैन के लिए आए हो, क्योंकि बाकी आप तीनों तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। इस औरत ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए कहा। आप ठीक कह रही हैं, हम यहाँ इसी को लेकर आए हैं। डॉक्टर ने कहा है ये अब चल नहीं। क्या मैंने तुमसे इसके पिछले ट्रीटमेंट के बारे में पूछा बेटा? उन्होंने अब्दुल जब्बार साहब की बात को काटते हुए पूछा और फिर दानिश की जानिब देखने लगी। इसके मुसलसल देखने पर असफरा को लगा जैसे ये इसे देखकर ही वापस से चलवाना शुरू कर देगी। मैं देख रही हूँ तुम्हारी टांगे मजबूत हैं, उन्होंने दानिश की टांगों की जानिब देखते हुए कहा, जो शॉर्ट्स पहनने की वजह से साफ नजर आ रही थी और फ्रैक्चर हुई टांग पर मौजूद निशानात वासिया थे। एक मिनट, मैं भी कुछ लाई, वो कहकर साथ वाले कमरे में चली गई और फिर कुछ देर बाद एक छोटी सी तेल की डिब्बी लेकर वापस से हाजिर हुई और वह डिब्बी दानिश को पकड़ा दी। इसे 3 दिन अपनी टांग पर सुबह शाम लगाना, फिर चौथे दिन वापस से यहाँ आकर मुझे से मिलना। वो दानिश को हदायत देकर कुर्सी पर बैठ गई। जब वो लोग वैसे ही स्टैचू की तरह वहां बैठे रहे तो इसने आबरू झुकाकर इनकी जानिब देखा। क्या है, अब जाओ अपने घर, मैंने जो कहना था कह दिया है, वो इन सब की जानिब देखते हुए बोली। लेकिन आपने इसका मुआयना तक नहीं किया, हमजा ने परेशानी से कहा। मैंने किया है, जब तुम बहुत मसरूफ थे मेरी जड़ी बूटियों का मुआयना करने में। वो साइड पर पड़ी बूटियों की जानिब इशारा करती हुई बोली। हमजा काफी वक्त से देख रहा था। आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक स्टूपिड सा तेल पकड़ाकर हमें यहाँ से रफू चक्कर होने का बोला है, हमजा ने मुश्किल होते हुए कहा। बेटा, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। तुम्हारा दोस्त मेरे पहले आने वाले मरीजों में से सबसे बेहतर हालत में है। इसकी टांग बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तुम मुझ पर यकीन रखो, उन्होंने सुकून से कहकर बात खत्म कर दी। बुरी आत्मा। जब वो सब घर से बाहर निकला तो हमजा ने दांत पीसते हुए बोला। हमजा, ऐसे किसी को नहीं कहते, हो सकता है जो इसने कहा वो ठीक हो। अब्दुल जब्बार साहब ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा। चले देखते हैं, वो हामी भरता हुआ बोला। सब ठीक से हो गया ना? असफरा की नजर दानिश पर पड़ी, जो इसे बहुत खामोश लगा, तो वो इससे पूछने लगी। हम 3 दिन बाद वापस से यहाँ आएंगे, असफरा ने इसे याद दिलाया। जरूर, वो आहिस्ते से बोला और फिर जल्द ही वो सब लोग घर में मौजूद थे। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह।